Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा के चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, both the springs shown in figure are unstretched if the block is displaced by a distance x and released. What will be the initial acceleration? तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है m। इस ब्लॉक के साथ दो स्प्रिंग जुड़े हुए हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिए हुए हैं k1 एंड k2। इन दोनों ही स्प्रिंग के एक एक एंड को जोड़ा हुआ है ब्लॉक से और इन स्प्रिंग के जो सेकंड एंड हैं इनको जोड़ा गया है रिजिड सपोर्ट से। इनिशियली हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये दोनों ही स्प्रिंग रिलैक्स्ड हैं, इसका मतलब इनमें किसी भी तरह का रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक M को हमें किसी भी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है। ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके और छोड़ेंगे तो इस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि हमको इनिशियली ब्लॉक को कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है, तो हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम ब्लॉक को अपने हिसाब से किसी भी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं इस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता हूं। अब जैसे ही मैं इसको x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं विथ लेफ्ट हैंड साइड विथ x डिस्टेंस, तो ये जो मेरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k1, ये कंप्रेस होगा और जब ये कंप्रेस होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में या मैं कहूं राइट हैंड साइड में एक फोर्स डेवलप करेगा जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं अगर इस फोर्स को नाम दे देता हूं F1, तो F1 फोर्स फर्स्ट स्प्रिंग राइट हैंड साइड में अप्लाई करेगा। इसी तरह जब मैं इस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो जो सेकंड स्प्रिंग है मेरा ये एक्सपांड होगा और जब एक्सपांड होगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन को लाने के लिए ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स का भी जो डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि जब हम ब्लॉक को उसकी मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस करते हैं तो दोनों ही स्प्रिंग्स राइट हैंड साइड में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, इसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, F1 एंड F2। मैं अगर इन फोर्सेस की वैल्यू यहां लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं F1 इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स फॉर फर्स्ट स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है k1, तो हम यहां लिखेंगे F1 इक्वल टू माइनस k1 इंटू x। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट। इसी तरह से मैं अगर F2 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा F2 इक्वल टू माइनस k2x। तो ये F1 और F2 की वैल्यू हो गई, दोनों ही सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है टुवर्ड्स राइट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस ब्लॉक के ऊपर वो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू F1 प्लस F2। इन दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी फोर्स F इक्वल टू माइनस k1x माइनस k2x। यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं माइनस x को, तो यहां मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा k1 प्लस k2 इंटू x। x यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये वो इनिशियल फोर्स होगा जो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होगा। और अगर फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है तो इनिशियल एक्सेलरेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हमें पता है A इक्वल टू होता है F अपॉन m।
तो मैं अगर इस फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो A इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स अपॉन m। तो ये हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन होगा जो इस ब्लॉक के ऊपर तब अप्लाई होगा जब हम इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्मॉल ब्लॉक B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 cm। तो यहां डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो ब्लॉक यहां रखे हुए हैं, एक है ब्लॉक A और दूसरा है ब्लॉक B। ब्लॉक A का मास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है MA इक्वल टू 5 kg। इसी तरह से हमको ये भी दिया हुआ है कि इस ब्लॉक की जो लेंथ है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा ब्लॉक A है इसकी लेंथ को मैं यहां लिख सकता हूं 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर मीन्स कितना हुआ, 0.2 मीटर। तो अब मुझे क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है इनिशियली द ब्लॉक B इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक A। ब्लॉक B इनिशियली ब्लॉक A के राइट हैंड साइड की तरफ रखा हुआ है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक A। 10 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लॉक A के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। फॉर ऑल द सरफेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। ऑल द सरफेसेस विच मीन्स पहली जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो है ग्राउंड के साथ ब्लॉक A की सरफेस, यहां भी किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, विच मीन्स यहां म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 0। इसी तरह से सेकेंड जो सरफेस होगी जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेगी वो होगी ब्लॉक A की अपर सरफेस और ब्लॉक B की लोअर सरफेस। तो यहां भी आपको दिया हुआ है कि फ्रिक्शन 0 है। फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द ब्लॉक B सेपरेट्स फ्रॉम ब्लॉक A। अब बच्चों इस तरह से के क्वेश्चन को करते समय हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ही सरफेसेस के ऊपर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं इस ब्लॉक A के ऊपर किसी भी तरह का अगर फोर्स अप्लाई करता हूं और ये मोशन करता है तो इसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और नीचे की भी सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहेगा। और मुझे बताना है कि कितने समय में ये ब्लॉक A और B सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस फोर्स के इफेक्ट में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन निकाल लूं तो इस एक्सेलरेशन से ये केवल ब्लॉक A ही यहां मूव करेगा, ब्लॉक B इसके साथ मूव नहीं करेगा। और जब ब्लॉक B मूव नहीं करेगा तो जितने टाइम में ये मेरा ब्लॉक A 0.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा उतनी ही देर में ये ब्लॉक यहां पीछे से नीचे गिर जाएगा और ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन A इक्वल टू होता है F अपॉन M। तो यहां ब्लॉक का मास हम अज्यूम करके चले हैं MA। मैं अगर यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो F मुझे दिया हुआ है 10 न्यूटन और मास मुझे दिया हुआ है 5 kg। मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमें यह भी पता है कि इस केस में क्योंकि इनिशियली ये ब्लॉक A रेस्ट में है तो U इक्वल टू 0 है और साथ में मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है S। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो मुझे अगर इतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, तो सिंपल से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां हमें S की वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर, तो मैंने यहां S की वैल्यू रखी 0.2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक दिया हुआ है 0। टाइम t मुझे कैलकुलेट करना है प्लस हाफ। A की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अगेन t इज द टाइम ऑफ elapsed। तो ये क्वांटिटी तो आपकी वैसे ही 0 हो गई। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहां वैल्यू बचती है, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू बचती है t स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2
और इस टी स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ टी लेता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.2, या इसे ही मैं लिख सकता हूं 0.45 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम के अंदर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं लेकिन इनके सरफेसेस के बीच में अगर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक बी में किसी तरह का मोशन नहीं होगा और न ही उस फ्रिक्शन फोर्स न होने से इस ब्लॉक के इंडिपेंडेंट मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के और आगे के क्वेश्चंस समझने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।